हम लोग बात कर रहे थे आपका अमेंडमेंट प्लीडिंग का, और इसमें बात हुई थी कि प्लीडिंग में अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, आप चाहो न चाहो, क्योंकि 20 प्रोविजंस हैं। पूरी अगर सीपीसी देखी जाएगी तो फिर ऐसी आवश्यकता तो जो सीपीसी है उसी से निकलती है, क्योंकि जब आप न्यायालय को ये शक्ति देंगे कि वो अभिवचनों को काट सकता है 616 में, तो काट क्या कैसे देगा? काट के क्या अपने आप पूरा प्रिंट काट देंगे? आखिर तरीका क्या होगा? और फिर ऐसे तो कोई कुछ भी काट के रख देगा, तो कोई आदेश ये तो करना पड़ेगा। और चलिए आपने काटने का आदेश 616 में कर दिया, लेकिन इनफैक्ट जो काटा जाएगा उसके लिए तो कोई ताकत ये होनी चाहिए, क्योंकि 616 तो सिर्फ आपको यह आदेश करने में समर्थ बनाएगा कि अमुक प्लीडिंग फ्रीवोलस है, अमुक प्लीडिंग स्केड्यूलस है, इसलिए उसको काट दिया जाए। इनफैक्ट कैसे काटेंगे? तथ्यता वो आखिर प्रिंट से अलग कैसे होगी, या फिर डब्ल्यूएस से अलग कैसे होगी, और बाकी सब चीजें हम भूल भी जाएं। छोड़िए कि अभिवचन में संशोधन की जरूरत वादी को पड़ रही है, प्रतिवादी को पड़ रही क्योंकि उससे गलती हो गई, छोड़ दीजिए इस बात को, खाली सीपीसी को देख लें तो भी तो अभिवचन के संशोधन की जरूरत ये हो रही है। आपको लगा अमुक पक्षकार जोड़ा जाना चाहिए, आदेश एक नियम 10 में शक्ति है कि न्यायालय पक्षकार को जोड़ सकता है, हटा सकता है। आप कैसे जोड़ देंगे? जोड़ने के लिए आदेश वो तो हो जाएगा आदेश एक नियम 10 में, लेकिन इनफैक्ट प्लेंट पर पक्षकार बढ़ेगा कैसे? आप वादी को प्रतिवादी, प्रतिवादी को वादी ये करना चाहते हैं, तो इस प्रभाव के शब्द जो वादी को प्रतिवादी और प्रतिवादी को वादी इस रूप में पहचान लें, इस प्रभाव के शब्द आखिर प्रिंट में कैसे लिखे जाएंगे? क्योंकि वाद का मालिक तो वादी है। आप आदेश दे सकते हैं, दे दिया आपने, नहीं करता, ठीक है, वो ये तर्क पकड़ रहा है कि संशोधन इसे करने की शक्ति कहां है। आपने आदेश दे दिया, ठीक है, हवा में है, बुलाओ उस आदमी को, करो जो करना है, लेकिन इनफैक्ट प्लेंट पर इस आदेश को एग्जीक्यूट करने की ताकत ये तो होनी चाहिए। तो बाकी सब चीजों को हम भूल भी जाएं जिनकी चर्चा उस दिन की थी, यानी पिछले क्लास में की थी, कि अगर वादपत्र गलत वर्णित हो गया है, उसका डिस्क्रिप्शन गलत हो गया, कहना कुछ चाहते थे और शब्द कुछ ऐसे प्रयोग हो गए कि उनका अर्थ कुछ का कुछ निकल रहा है। सारे वाद कारण जो एक सूट में लिए जा सकते थे, या एक वाद कारण के आधार पर जितने अनुतोष एक व्यक्ति के द्वारा क्लेम किए जा सकते थे, उन्हें दावा करने में, उन्हें क्लेम करने में कोई भूल हो गई, और इसके कारण से आप वादपत्र में संशोधन करना चाहते हैं। पक्षकारों की इस आवश्यकता को आप न भी देखें तो भी न्यायालय को आप जितना शक्ति संपन्न बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी 617 जरूरी है। उसके लिए भी अभिवचनों में संशोधन, इसे करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन, इसे करने की जरूरत है।
और इसीलिए 617 इस रूप में हमारे सामने क्या कहता है, न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रकरण पर दोनों में से किसी भी पक्षकार को ऐसे ढंग से और ऐसे निबंधनों पर जो न्याय संगत हो अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और वे सभी संशोधन किए जाएंगे जो दोनों पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक। आगे परंतु जोड़ा तो कुछ चीजें तो दिखाई दे रही। पहला प्रश्न, संशोधन कब तक किए जा सकते हैं? तो उसने कहा कि वाद के विचारण के किसी भी प्रक्रम पर, कोई स्टेज हो वाद के विचारण की, तो वाद के विचारण की जो स्टेजेस हैं वो निर्णय घोषित होने से पूर्व जो समय है उस पूरे समय तक चलती रहती है। इसका मतलब यह हो गया कि अभिवचनों के संशोधन की इजाजत या उसके लिए आदेश दोनों न्यायालय द्वारा निर्णय घोषित करने से पूर्व किसी भी समय दिए जा सकते हैं। कहता है न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रकरण पर। तो सामान्य जो अर्थान्वयन है वो तो इसी ढंग का आता है कि निर्णय पारित होने से पूर्व, लेकिन यहां पर कार्यवाही को और भी विस्तृत अर्थों में लिया गया है और यह भी कहा है कि अपीलेट कोर्ट उसे भी अभिवचनों के संशोधन की इजाजत देने की ताकत होगी। डिग्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय को भी अभिवचनों के संशोधन करने की जो अनुमति है उसे देने की ताकत होगी। यह कार्यवाही इस शब्द का जो अर्थ है ये बहुत विस्तार के साथ लिया गया है और दीवानी मामलों में जब तक निष्पादन की कार्यवाही ये पूरी ना हो जाए तब तक कार्यवाही चलती हुई मानी जाती है। और निष्पादन की कार्यवाही जरूरी नहीं कि विचार न्यायालय के निर्णय की, ठीक है, या विचार न्यायालय के निर्णय के संबंध में ही चलाई जा रही हो, क्योंकि विचार न्यायालय उसने कुछ निर्णय किया, उसका अपील हो गई, अपील सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है, फिर जो सुप्रीम कोर्ट से अपील में डिसाइड होगा ये जो अपीलेट कोर्ट द्वारा डिसाइड होगा, क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट सिविल मामलों में सामान्यतः अपील न्यायालय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील तभी पहुंचेगी जब अंतर्गत धारा 136 अंतर्गत अनुच्छेद 136 ये वहां पहुंचे और या फिर उसमें संविधान के निर्वचन का कोई प्रश्न ये अंतर्ग्रस्त हो तो अंतर्गत अनुच्छेद 132, और अगर सिविल मामलों में उच्च न्यायालय प्रमाणित कर रहा है तो अंतर्गत अनुच्छेद 133 सिविल अपील जा सकती है। लेकिन एज ए राइट सिविल अपील सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय तक जाएगी, क्योंकि फर्स्ट अपील जिला न्यायालय वहीं हो जाएगी और सेकंड अपील विधि के प्रश्न पर उच्च न्यायालय तक जाएगी। हालांकि जब अपील के प्रोविजंस देखेंगे तो वहां ये लिखा रहेगा कि जब विधि के प्रश्न पर उच्च न्यायालय अपील सुनना है तो उसकी ये शक्ति निर्बंधित नहीं होगी कि वो किसी तथ्य के प्रश्न को सुन ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन पार्टीज एज ए राइट तथ्य के प्रश्न को सेकंड अपील में नहीं उठा सकेंगे एज ए राइट, या तो उच्च न्यायालय अनुमति दे, वो सारी चीजें तब देखेंगे जब वहां पहुंच जाएंगे।
तो अपील अगर सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुई है तो जो विचार न्यायालय का निर्णय है वो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में विलय हो जाएगा। और इसी को विलयन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, ये कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर के मुताबिक क्या होता है कि जो विचार न्यायालय का निर्णय वो अपील न्यायालय के निर्णय में मर्ज कर गया। हालांकि तथ्य के तौर पर आपको विचार कर न्यायालय का निर्णय और अपील न्यायालय का निर्णय दोनों दिखाई देंगे, क्योंकि विचार न्यायालय से आप कॉपी मांगोगे जजमेंट की, तो ऐसा थोड़ा ना है कि विचार न्यायालय का निर्णय फाड़ के फेंक दिया जाएगा। कॉपी तो उसकी मिलेगी, और जब कॉपी मिलेगी तो कॉपी आपको आंखों से दिखाई भी देगी, उसे देखने का अनुभव ये भी आपके पास रहेगा। तो इसका अर्थ यह हो गया कि तथ्य के तौर पर विचार न्यायालय का निर्णय मौजूद है, क्योंकि तथ्य की जो डेफिनेशन है वो क्या है, अनुभूति आपकी, जो आपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से की है, उसी अनुभूति को तथ्य कहा जाता है। तो तथ्य के तौर पर विचार न्यायालय का निर्णय मौजूद है, लेकिन कानून की निगाह में विचार न्यायालय का निर्णय नहीं है। कानून की निगाह में अपील न्यायालय के निर्णय में विचार न्यायालय का निर्णय मर्ज कर चुका है। अब किसी कानून के आदमी से पूछोगे, कानून जिस निर्णय को लागू कराएगा वो अपील न्यायालय का निर्णय होगा, भले ही वो निर्णय वही हो जो विचार न्यायालय का निर्णय है। इसके बाद भी जो लागू होगा वो अपील न्यायालय का निर्णय है। हाँ, ये अलग बात है कि उसे लागू कौन कराएगा, तो उसे विचार न्यायालय का निर्णय वही लागू कराएगा। विचार न्यायालय का निर्णय बोल गए, उसे विचार न्यायालय ही लागू कराएगा, क्योंकि हम लोग देखेंगे अभी सेक्शन 39 और 40 और सारी चीजें आएंगी, वहां इस प्रश्न पर विचार चलेगा कि डिग्री का निष्पादन, डिग्री को लागू कराना, अगर इसकी जरूरत पड़ने लगे तो कौन सा न्यायालय डिग्री को एग्जीक्यूट कराएगा। तो वहां कहेगा कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट वही होगा जो विचार का न्यायालय प्रथम बार का, वही लागू कराएगा। लेकिन लागू जो होगा वो अपील न्यायालय का निर्णय होगा। तो कार्रवाइयों का विस्तार अपील न्यायालय तक माना जाएगा, और जो अपील न्यायालय डिसाइड करके कुछ भेजेगा तब निष्पादन की कार्यवाही शुरू होगी। और जब तक निष्पादन की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती तब तक एक सिविल मामले में कार्यवाही चल रही है ऐसा ही माना जाएगा। और 617 यहां उन्होंने क्या कहा, न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, इसलिए जानबूझकर उन्होंने विचारण शब्द का प्रयोग ये यहां नहीं किया है। ठीक है, विधायिका विचारण शब्द का प्रयोग ये भी कर सकती थी, जानबूझकर वो विचारण शब्द के प्रयोग से बचे हैं। उन्होंने कहा न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में अभिवचनों के संशोधन की इजाजत दे सकेगा। अभिवचन का संशोधन कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर। तो ये सेंटेंस अपने में कुछ कह रहा है। ये सेंटेंस ये शो नहीं कर रहा कि विचारण समाप्त होने तक ये ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ सूट या विचारण चलने के दौरान, ये शब्द आप अपनी तरफ से ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। कानून में अपनी तरफ से कोई शब्द जोड़ने की या घटाने की इजाजत आपको नहीं है। जो शब्द जैसे लिखा है उसका अर्थान्वयन ठीक वैसे ही करिए। आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मिलाइए। यहां कहता है न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में अभिवचनों के संशोधन की इजाजत दे सकेगा। तो इस बात को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। कार्यवाहियों के प्रक्रम अगर शब्द है तो यह बिल्कुल तय है कि विचारणा इससे अभिप्रेत नहीं है।
या यूं कहें विचारण के सहित अन्य कार्यवाहियां भी इससे अभिप्रेत, क्योंकि विचारण सिंगुलर नंबर है और कार्यवाहियों ये प्लूरल नंबर हुआ। तो अगर एक कार्यवाही सिर्फ यही अभिप्रेत थी तो भले ही विचारण शब्द का प्रयोग न भी करते हैं तो भी शब्द प्रयोग जो होता वो कम से कम बहुवचन का नहीं होता, वो एक वचन का होता। और फिर ये कहते हैं न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर, लेकिन उन्होंने कहा कार्यवाहियों, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये कहना एकदम ठीक है कि विचारण, अपील, निष्पादन कार्यवाहियों की जितनी भी स्टेजेस हो सकती हैं, और ये स्टेजेस ही हैं, विचारण के बाद निष्पादन की कार्यवाही, अपील की कार्यवाही, इन सभी स्थितियों में अभिवचनों के संशोधन की इजाजत मिल सकती है। और इसको जो एडिशनल फोर्स मिलता है वो कहां से, हमने आपसे पिछले क्लास में भी कहा कि विचारण न्यायालय को मामलों के प्रतिप्रेषण की शक्ति है। जो हम लोग अपील न्यायालय की शक्तियां ये देखेंगे तो वो ये देखेगा कि विचारण के दौरान जो होना चाहिए था यदि वो नहीं हुआ, जैसे कोई इशू फ्रेम होना चाहिए था, नहीं हुआ, किसी को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था, नहीं हुआ, ठीक है, आपका अभिवचन में संशोधन होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो वो सब कार्यवाही करके मामले को प्रतिप्रेषित कर सकता है पुनः विचारण न्यायालय को कि आप पुनः विचारण करिए और एक समुचित निर्णय ये पारित करिए। तो यहां कार्यवाहियों से विचारण के अतिरिक्त अन्य स्टेजेस भी अभिप्रेत, ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। और आप अपील, निष्पादन न्यायालय, इन्हें भी आपका संशोधन का आदेश देने की शक्ति है। यह बात निराधार तौर पर नहीं है, बल्कि बेयर के आधार के तौर पर, या बेयर का आधार लेकर जब कहेंगे तब आपकी बात प्रभावी होगी और तब आपकी बात मानने लायक होगी। आपकी आदत यह है कि एक तो बेयर को गलत ढंग से पढ़ना, उसका अर्थान्वयन गलत करना और फिर बिना किसी बेयर के आधार के अपनी बात पर अड़ना। और जब कोई कहे कि यह बात आपकी गलत है क्योंकि बेयर में ऐसा लिखा है, तो आप बता देते कचहरी में हम जो बता रहे वही चलता है और जो लिखा है वो नहीं चलता। इस ढंग की बेवकूफी की बातें ये एकदम मना है। आप जो कहेंगे बेयर के आधार पर कहेंगे और बेयर के सिवा वहां कुछ भी नहीं चलता, ठीक है। तो कहता कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर दोनों में से किसी भी पक्षकार को, यह भी प्रीलिम से याद करते हैं आप बैठकर, कि हु में अप्लाई फॉर द अमेंडमेंट, जनरली सामान्यतः 100 में 80 मौकों पर वादी ये अप्लाई करता है अमेंडमेंट, 100 में 80 मौकों पर। इसलिए आप कचहरी में कानून सीखते हैं ना, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, अभी वकील भी नहीं हुए और वहां खड़े हैं, कानून की जानकारी आपको ऐसा लग रहा है वहां न्यायालय की दीवारों से कानून की जानकारी आएगी और आपको प्राप्त हो जाएगी, और ऐसी फजीहत करवाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। कल एक सज्जन, निश्चित रूप से वो 4th या 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट थे, इससे ज्यादा वो होंगे ही नहीं। 363-66 का मामला, बेल आर्गू हो रही, वो उधर से आर्गुमेंट कर रहा है, हम इधर खड़े,
तो पूछा कि उम्र बताइए, 363 है तो माइनर होना चाहिए। बोले उसने 161 की स्टेटमेंट में है, खुद को मेजर बताया है, तो खुद को मेजर वो खुद को प्रधानमंत्री बताए तो मान लिया जाएगा। भाई जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट या फर्स्ट स्कूल का सर्टिफिकेट, ठीक है, किसी लोकल अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट या मेडिकल एग्जामिनेशन, इससे तय होगा ना। खैर चलो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। फिर दूसरा आर्गुमेंट, सर इसमें यह नहीं लिखा है कि बहला फुसलाकर ले गए, ना लिखाओ ना लिखाओ, ऐसे मामलों में बहुत सख्त रहते हैं। तो हमने कहा साहब नहीं लिखा, बहला फुसला के ले गए। डेफिनेशन क्या कह रही है, ले जाता है या बहका ले जाता है? ले जाता है या बहका ले जाता है? ले गए हैं, ये इनके घर से बरामद है और इन्हें खुद स्वीकार है कि इन्होंने दिल्ली में शादी कर ली है। तो 366 भी प्रूफ, 363 भी प्रूफ, क्योंकि 366 में दो ही इंग्रेडिएंट है, इलिसिट इंटरकोर्स या विवाह के प्रयोजनों से। अवैध है, ये तय है, बाकी सब इन्हें स्वीकारी है, इन्हीं के घर से बरामद है। लेकिन मानना तो ये ना, कचहरी में ज्ञान निःसृत हो रहा है, वहां की ईंटों से ज्ञान निकल रहा है, वो लेते हैं वहां, ठीक है। तो चूंकि 80% मामलों में वादी अमेंडमेंट करता है, ठीक है, 80% मामलों में वादी अभिवचन का संशोधन अक्सर वही करते हैं, तो बहुतायत में आपको वही दिखाई देगा, ठीक है। तो जो बहुतायत में दिखाई देगा, तो कभी अगर पूछ दिया जाएगा किसी एग्जाम में, तो यही लिखोगे कि वादी को अभिवचन की संशोधन की शक्ति है। इसे 6 पढ़ने की जरूरत ही नहीं, 6 पढ़ेंगे नहीं। यहां क्या लिखा है, दोनों पक्षकारों में से, मीनिंग देयर बाय प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। अच्छा, दोनों पक्षकार, अब मोर देन वन प्लेंटिफ ये भी हो सकते हैं, मोर देन वन डिफेंडेंट ये भी हो सकते हैं। दोनों पक्षकारों में से किसी को भी, लेकिन अपने अभिवचन को, न कि दूसरों के अभिवचन को, ठीक है। अभी जब देखेंगे लिखित कथन, ठीक है, तो स्थिति क्या बनेगी, सारे प्रतिवादी सेपरेटली लिखित कथन फाइल करना चाहे तो करें, ठीक है, और सब मिलकर एक फाइल करना चाहे तो करें। जब सबने मिलकर एक फाइल किया है, तो किसी एक का हस्ताक्षर पर्याप्त होगा, और संशोधन अगर आप लाएंगे अभिवचन में, ठीक है, तो स्थिति क्या होगी, सबकी सहमति जरूरी होगी, और आपको वादियों के तौर पर कौन संयोजित किया जाएगा ये बताएगा। तो आपसे कहा गया कि काज ऑफ एक्शन अगर किसी को उपलब्ध है तो जरूरी नहीं है वो किसी के साथ मुकदमा लाए, वो सेपरेट ला सकता है, ठीक है। लेकिन वादियों के रूप में कौन संयोजित किए जा सकेंगे, ये बात है ना। तो अगर अभिवचन में आप संशोधन चाहते हैं ऐसा जिससे बाकी लोग सहमत नहीं है, ठीक है, तो स्थिति क्या पैदा हो रही है, स्थिति यह पैदा हो रही कि एक साथ विचारण से उलझन या विलंब होगा, ठीक है। तो फिर सेपरेट ट्रायल के आदेश ये पारित किए जा सकते हैं। लेकिन यहां पर मोटे मोटे में आपको यही समझ लेना है कि दोनों पक्षकारों में से किसी को भी संशोधन की इजाजत मिलेगी, ठीक है, हु मे अप्लाई। तो कोई भी, अच्छा लिमिटेशन का कोई सवाल नहीं, आपसे ये भी अलग से पूछ लेते हैं कि क्या लिमिटेशन एक्ट लागू होता है अमेंडमेंट पे? अमेंडमेंट पर कोई लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या कहा, कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पे, ठीक है ना, कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पे। तो अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कोई लिमिटेशन प्रोवाइड नहीं है।
हाँ, ये ठीक है कि आप जो संशोधन करना चाहते हो, ठीक है, उससे अगर वो आधार आप जोड़ रहे हो जो पहले ही काल बाधित हो चुका है, जो पहले ही टाइम बार्ड है, तो ऐसा आपको नहीं करने दिया जाएगा। यानी आप संशोधन एप्लीकेशन तो लगा लो, बट द रिजल्ट विल बी, उसका परिणाम क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन खारिज कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी, क्योंकि आप जो अमेंडमेंट चाह रहे हो वो पहले से ही टाइम बार्ड है। लेकिन एप्लीकेशन लगाने के लिए कोई लिमिटेशन हो, ऐसी बात नहीं। दैट मे बी फाइल्ड बाय यू एट एनी टाइम, ठीक है ना, जब तक कि कार्यवाहियां चल रही तब तक कभी भी लगा लीजिए। लेकिन उस काम को करने से फायदा क्या जिसका कोई परिणाम होना ही नहीं है, ये जिसका परिणाम पूर्व निश्चित है और वो आपके पक्ष में नहीं है, ठीक है, वो परिणाम तो उसे करने से कोई लाभ होता नहीं, इसलिए कोई करेगा नहीं, ठीक है। तो कहता है कार्यवाहियों के किसी भी प्रकरण पर दोनों में से किसी भी पक्षकार को ऐसे ढंग से और ऐसे निबंधनों पर जो न्याय संगत हो, ठीक है, ऐसे ढंग से और ऐसे निबंधनों पर, दोनों बातें कहीं, आप अभिवचनों को ऐसे संशोधित नहीं करेंगे कि वे न्याय संगत न रहे, ठीक है ना, ऐसे ढंग से आप संशोधित नहीं करेंगे कि वो संशोधन न्याय संगत न प्रतीत हो। यानी आप वो अमेंडमेंट प्लांट में करना चाहते हैं जो पहले ही टाइम बार्ड है, तो न्याय संगत कहां है भाई कि एक अधिकार जो एक व्यक्ति के पक्ष में पैदा हो चुका है, टाइम बार्ड होने से क्या हो रहा है, ये अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है जिसके विरुद्ध आप दावा करना चाहते हो, अर्थात प्रतिवादी, ठीक है, कि आप उस दावे को कानून के मुताबिक अब उसके खिलाफ नहीं कर सकते, ठीक है, ये स्थिति आ गई है और आप संशोधन से वही चीज जोड़ लेना चाहते हो, तो आपका यह कृत्य न्याय संगत है। ये कैसे कहा जा सकता है, ये न्याय संगत तो नहीं है। या हमने ये कहा कि मिस्टर ए के विरुद्ध हमें वाद कारण उपलब्ध हुआ है और हमने वाद कारण का संपूर्ण वर्णन दिया और हमने ये भी लिखा कि अमुक तिथि को मिस्टर ए ने ये किया जिसकी वजह से हमें वाद कारण उपलब्ध हुआ। गलती क्या हुई है कि मिस्टर ए ने उस दिनांक को, जिस दिनांक को हमने कहा था कि मिस्टर ए ने ये किया, उस दिनांक को वो नहीं किया था, उस दिनांक को नहीं किया था। लेकिन जिस दिन हमने मुकदमा फाइल किया, ठीक है, उस दिन मिस्टर ए वाकई वो कर चुके थे जिसका करना हमने कहा है। अभी आगे भी देखेंगे और पीछे भी हम लोग देखकर आए हैं कि मुकदमा कब फाइल होगा, जब वादी को वाद कारण उपलब्ध हो, ठीक है। वाद कारण क्यों काहे से उपलब्ध हो रहा, मिस्टर ए ने ये किया इसलिए वाद कारण उपलब्ध हो रहा है ना। मेरे कथन के मुताबिक मिस्टर ए ने अमुक तारीख को वो किया था जिससे हम वाद कारण का उपलब्ध होना कहते हैं, और जबकि इनफैक्ट उस तारीख को मिस्टर ए ने वो नहीं किया था, ठीक है, इनफैक्ट उस तारीख को मिस्टर ए ने वो नहीं किया था। इसका मतलब वादी द्वारा अभिकथित तिथि पर वादी को वाद कारण उपलब्ध नहीं था। किंतु कानून का सिद्धांत क्या है, कानून का सिद्धांत यह कि जिस दिन आपने मुकदमा फाइल किया उस दिन वाद कारण उपलब्ध हो जाना चाहिए, ठीक है, यह कानून का सिद्धांत है। तो कानून का सिद्धांत यह है कि जिस दिन मुकदमा फाइल हुआ उस दिन वाद कारण होना चाहिए। तो ठीक है, वादी द्वारा अभिकथित दिनांक पर वाद कारण वादी को उपलब्ध नहीं था, लेकिन
कानून तो तत्व देखता है, प्रारूप थोड़ा देखता। जब कानून प्रारूप नहीं देखता तो एक बड़ी सीधी बात आ गई कि इस दिन, जिस दिन वादी ने मुकदमा फाइल किया, उस दिन तो कानून की सारी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, उस दिन तो वाद कारण है। ये सही है कि वादी को जो कुछ कहना चाहिए था वो ये कहना चाहिए था कि अमुक दिनांक, जिस दिन उसने मुकदमा फाइल किया, इस दिन वाद कारण उपलब्ध हुआ। कहे वो ये गया कि उससे पहले उपलब्ध हो चुका था। लेकिन ये बिल्कुल टेक्निकल बात है, टेक्निकल बात है। और आज की स्थिति क्या है कि मुकदमे में सारे एविडेंसेस आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। आप हार गए हो, आप अपील में संशोधन कराना चाह रहे हो कि साहब इन्होंने ये कहा था और उसके हिसाब से हमने लिखित कथन फाइल कर दिया, जबकि वाद कारण तो इस दिनांक को उपलब्ध हुआ। एक बिल्कुल टेक्निकल डिफेंस ये आप उठा रहे हो, एक बिल्कुल टेक्निकल ढंग का संशोधन ये चाह रहे हो। ठीक है, ये चलिए, ये थोड़ा वैसा हो रहा है, वादी हार गया, ये भी तो हो सकता है वादी हार गया। ठीक है, यह हार जाएगा, ऐसी स्थिति आ गई। ठीक है, संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन का बात था, प्रतिवादी के पक्ष में डिग्री हो गया, वादी और प्रतिवादी दोनों के पक्ष में डिग्री हो सकता है। और किन्हीं कारणों से प्रतिवादी एग्जीक्यूशन की कार्यवाही लाया है, वादी ने एग्जीक्यूशन में अमेंडमेंट ठीक कर दिया, अभिवचन का संशोधन। निष्पादन की कार्यवाही में वादी ने अमेंडमेंट ठीक किया, या वादी को पहले लग गया कि हम हारेंगे और उन्होंने संशोधन लगाया है कि साहब हमें यह करने की इजाजत दे दीजिए, आपको मालूम है मार जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा संशोधन आप चाह रहे हैं जिसे करना न्याय संगत नहीं है। ठीक है, यद्यपि ये ठीक है कि गलती अपरेंट दिखाई दे रही है, लेकिन ये गलती मात्र कहने भर को गलती है, इनफैक्ट ये गलती नहीं है, क्योंकि गलती वो होती है जिसका कोई प्रभाव ये हो, इसका तो कोई प्रभाव ही नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कि हमने आपको उस नाम के बजाय किसी और नाम से पुकार लिया जो आपका है, पुकारा तो आप ही को, बोले भी तो आप ही, क्या फर्क पड़ा। ठीक है, तो संशोधन ऐसा, ठीक है, या संशोधन ऐसे ढंग से जो न्यायसंगत प्रतीत हो। ठीक है ना, हमने उपेक्षा पर मामला आधारित किया, उपेक्षा पूरी तरह प्रूव है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमने ये नहीं बताया कि उपेक्षा किस ढंग से हमने बरती, कौन से सेफ्टी मेजर्स थे जो हमने नहीं लिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि उपेक्षा क्या है, उपेक्षा आपको कई बार कहा हमने कि आप काम को उपेक्षा पूर्वक करते हो, यह कहा जाता है तब जबकि आप काम को करते समय उन सेफ्टी मेजर्स को नहीं लेते जिन्हें एक आप ही के समान कुशल व्यक्ति उस काम को करते समय लेना पसंद करता है, ताकि अवांछित परिणामों से बचा जा सके, और आप वो सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते। और उतावलापन कब है, उतावलेपन में हमने आपसे कहा था कि उतावलापन आप में है या कोई काम आप उतावलेपन से कर रहे हो, ये तब माना जाएगा जबकि आप ऐसे काम को करते हो
कि आप जानते हो कि इस काम को करने से अमुक प्रकार के अवांछित परिणाम उत्पन्न हो जाएंगे, ये कहना ठीक नहीं है, तब तो ज्ञान आ जाएगा। और इसीलिए जहां अतिशय उतावलापन होता है या जिसे घोर उपेक्षा इस नाम से संबोधित किया जाता है, वहां विधि ज्ञान की अवधारणा करती है। इसीलिए क्योंकि उतना उतावलापन अगर आप में है, तब तो लगभग ये बात तय हो जाती है कि ये परिणाम उत्पन्न हो ही जाएंगे। ठीक है, आप किसी पर बंदूक भर के चला रहे हो तो जरूरी नहीं है कि चल ही जाएगी। ठीक है, मिस भी हो सकती है, लेकिन ज्ञान है अब आप में। हालांकि तब तो आशय भी हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन घोर उपेक्षा ये ठीक नहीं है। तब तो ज्ञान की अवधारणा होगी। लेकिन हां, आपको लगता है कि अवांछित परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, ये जानते हैं, और फिर भी एक निराधार विश्वास है आपके मन में है, जिसके लिए कोई आधार नहीं कि वे परिणाम उत्पन्न नहीं होंगे, और आप वो काम उसी प्रकार से करते जा रहे हो। ये अब उतावलापन है। तो उपेक्षा जब सिद्ध हो गई है, तो आखिर उसके पर्टिकुलर्स, उसकी विशिष्टियां ये नहीं दी गई, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अब पर्टिकुलर्स दिए जाने चाहिए थे, ठीक है, क्योंकि हम लोग 6-10 और 6-4 दोनों पढ़कर आए हैं। एक जगह उन्होंने कहा कि संव्यवहार में अगर मानसिक परिस्थितियां, ठीक है, ये तात्विक हैं, और एक जगह कहा यदि आवश्यक है। ठीक है, तो संपूर्ण विवरण ये प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये ठीक है। लेकिन अब तो प्रूव है मामला, अब क्या है? अब अगर संशोधन की इजाजत दी जाए तो सिवाय विलंब के और क्या होना है? ठीक है, तो अब संशोधन की इजाजत देना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। ठीक है ना, न्याय संगत ऐसे ढंग से और उन निबंधनों पर जो न्याय संगत प्रतीत हो। ठीक है, आपका कहता है अनुज्ञात कर सकेगा, और उन निबंधनों पर, यानी आप ऐसे ढंग से चलिए। अब आपने संशोधन जो किए वे न्याय संगत है। क्यों? वादी। अच्छा, फिर एक चीज और समझ लें, कहता संशोधन। ठीक है, संशोधन दोनों रूपों में कहता है, अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। परिवर्तित का मतलब ऊपर अभिवचनों का संशोधन इस शब्द से, ठीक है, शासित होता रहेगा। आप अपने अभिवचनों को परिवर्तित कर सकते हैं, अभिवचनों को, सूट को नहीं, वाद को नहीं। ठीक है, आप पहले कहकर चले कि प्रॉपर्टी जिसके संबंध में मुकदमा लाए हैं ये पैतृक संपत्ति नहीं है, मेरी स्वर्जित। आपको लगा इससे अब मामला गड़बड़ा जाएगा। अगर ये मामला आगे चला, हम तथ्यों को नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि कोई उदाहरण ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन एक मोटा मोटा समझिए। आप शुरुआत से कहकर चले कि प्रॉपर्टी मेरी स्वर्जित है, और कालांतर में आपको यह लगा कि स्वर्जित कहने से मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि स्वर्जित हम साबित ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम बैनामे प्रस्तुत नहीं कर सकते। स्वर्जित है तो कुछ तो होगा आपके पास, कैसे अर्जित किया आपने, बताइए। आप कहते हो प्रॉपर्टी स्वर्जित है, तो किस, ये आप जानते हो ना कि स्वर्जित है, तभी तो कह रहे हो। तो जो जानते हो वो बताने में दिक्कत क्या है? आप बताओ कैसे अर्जन किया, और बताने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो एंसेस्ट्रल है। अब आपको लगा पूरी प्रॉपर्टी ही जाएगी, तो आपने प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल यानी पैतृक कहना शुरू कर दिया, और इस प्रभाव का अभिवचन संशोधित करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी पैतृक हम कह लें, संशोधित मन नहीं मिलेगी इजाजत, क्योंकि आप अभिवचन को परिवर्तित नहीं कर रहे हो। अभिवचन को
परिवर्तित करने की इजाजत है आपको। अभिवचन परिवर्तित कर लीजिए। अभी तक असम्य कथर के आधार पर आप प्रतिरक्षा कर रहे थे, प्रपीड़न के आधार पर कर लीजिए, या असम्य कथर प्रपीड़न दोनों के आधार पर कर लीजिए, बात ठीक है। लेकिन अब तुम संविदा को वैध ही बताने लगो, ये तो बात ही अलग हो गई। शून्य करनी वो इस आधार पर नहीं, इस आधार पर है। कहे तो यही रहे हो कि वो शून्य करनी है, कहे तो यही रहे हो इस आधार पर है या इस आधार पर है, वो बात अलग है। ये तो अभिवचन का परिवर्तन हुआ। आप तो वाद को ही परिवर्तित किए दे रहे हो। अभी तक प्रॉपर्टी पैतृक बता रहे थे, अब स्वर्जित बताने लगे, या अभी तक स्वर्जित बता रहे थे, अब पैतृक बताने लगे। ये क्या बात हुई? अभिवचन को परिवर्तित या संशोधित करने की इजाजत है, वाद को परिवर्तित या संशोधित करने की इजाजत नहीं है। अगर आप कोई ऐसा संशोधन प्रस्तावित करते हो जिससे सूट का नेचर ही परिवर्तित हो जाएगा, सूट की प्रकृति बदल जाएगी, तो ऐसा संशोधन आपको करने को नहीं मिलेगा। आपकी किताब में उदाहरण नोट है। एक सज्जन मुकदमा लाए, ट्रामवे उपेक्षा पूर्वक संचालित की गई है इस इशू को लेकर, और ट्रामवे की उपेक्षा साबित हुई। ट्रामवे ने क्या किया? एक संशोधन प्रस्तावित किया कि वो सड़क जिस पर ट्रामवे संचालित हो रही थी उसके रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय प्राधिकारी की थी, और उन्होंने ठीक से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया, इसलिए दुर्घटना हुई। ठीक है, और उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए, इस आशय का संशोधन उन्होंने प्रस्तावित किया। न्यायालय का सूट का नेचर ही परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात जो पहले मुकदमा चल रहा है उसका बिल्कुल डिफरेंट मुकदमा आप ला रहे हो। ये संशोधन अलाउ हुआ तो बिल्कुल डिफरेंट मुकदमा सामने आ जाएगा। अब यह कि आपकी उपेक्षा अब हो जाएगी ट्रामवे की, ठीक है, वो स्थानीय प्राधिकारी की उपेक्षा, बिल्कुल अलग मुकदमा हो गया। ये मुकदमा बिल्कुल डिफरेंट है, ये मुकदमा बिल्कुल डिफरेंट है। और वादी कहता है कि आपकी उपेक्षा है, आप कहते हो डिफरेंट व्यक्ति की उपेक्षा, तो हम तो वादी का मुकदमा सुनना है ना, आपका थोड़ा सुनना है। वादी या तो ये सिद्ध कर पाएगा कि आपकी उपेक्षा थी, उसे कंपनसेशन मिलेगा, और वादी ये सिद्ध नहीं कर पाया कि कंपनसेशन की आपकी उपेक्षा थी, तो उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना? इसमें ट्रामवे कंपनी के अतिरिक्त स्थानीय प्राधिकारी को पक्ष के तौर पर क्यों जोड़ा जाए? भाई, वादी जो कह रहा है साबित कर पाएगा, अनुतोष पाएगा, नहीं साबित कर पाएगा, अनुतोष नहीं पाएगा। ठीक है, अगर स्थानीय प्राधिकारी की उपेक्षा होगी तो साबित यही होगा कि तुम्हारी नहीं है। ठीक है, तो तुम छूट गए। अब वादी जाने, अगर उसके पास लिमिटेशन बची हुई है स्थानीय प्राधिकारी के खिलाफ मुकदमा लाने के लिए, तो फ्रेश सूट लाए स्थानीय प्राधिकारी के विरुद्ध। ठीक है ना? और लिमिटेशन नहीं बची तो हड़ताल बजाओ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुमने आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाने का लोभ क्यों किया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन आपकी ओर से यह संशोधन जो प्रस्तावित किया जा रहा है, यह एक नए किस्म के मुकदमे को जन्म दे रहा है। इसलिए संशोधन किया जाना न्याय संगत नहीं है। ठीक है ना? और न्यायालय ने उस संशोधन को, ठीक है, करना उचित नहीं समझा। तो ऐसे ढंग से और उन निबंधनों पर अब आपने संशोधन कर दिया, तो आखिर कुछ भी ना हुआ हो तो विरोधी पक्षकार का समय ये तो बर्बाद हुआ ही है, इतना तो हुआ ही है कम से कम। ठीक है ना? इसलिए उन निबंधनों पर कर तो वो शर्त तो कोई भी लगा सकते हैं, शर्त तो कोई भी लगा सकते हैं संशोधन करते समय, क्योंकि लिखा है उन निबंधनों पर। लेकिन
90% मामलों में, 99% मामलों में वो कास्ट दिलाते हैं विरोधी पक्षकार को कि इतने रुपए पर इनका संशोधन स्वीकार किया जाता है, आप इतने रुपए विरोधी पक्षकार को दो। किसी अन्य शर्त का उल्लेख करते हुए हमने भी आज तक नहीं देखा है, इसलिए हम कोई उदाहरण नहीं दे सकते। अन्य शर्तों को अधिरोपित किए जाने का कभी जीवन में आएगा तो बता देंगे, लेकिन आपका लगाई कोई भी शर्त जा सकती है, क्योंकि शब्द प्रयोग यही है उन निबंधनों पर, ठीक है, ऐसे ढंग से और उन निबंधनों पर, ठीक है, संशोधित करने के लिए अनुज्ञा कर सकेगा। ठीक है, अब देखिए 311 जैसी भाषा हो रही है। न्याय संगत संशोधनों के संबंध में न्यायालय को विवेकाधिकार दिया ऐसे ढंग से और उन निबंधनों पर जो न्याय संगत प्रतीत हो संशोधन करने के लिए इजाजत दे सकेगा, अनुज्ञात कर सकेगा। अनुज्ञात माने इजाजत ही देना होता है, अनुज्ञात कर सकेगा और वे सभी संशोधन किए जाएंगे। अब मैंडेटरी हो गया, अब न्यायालय की शक्ति खत्म। ठीक है, कहता है और वे सभी संशोधन किए जाएंगे जो पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक। हालांकि न्यायालय का विवेकाधिकार अभी भी इस संबंध में बना हुआ है कि आपने जो संशोधन चाहा है, क्या वो संशोधन वाद में विवादग्रस्त सभी प्रश्नों के अवधारण के लिए जरूरी है या नहीं। इस संबंध में अभी भी विवेकाधिकार बना हुआ है। ये बात ठीक वैसी है जैसे हम लोग विशेषाधिकारों पर बात कर रहे थे केशव सिंह के मामले में। तो लास्ट में जब रेफरेंस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि भाई अनुच्छेद 21 कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को प्राणोदयिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। केशव सिंह का कहना यह है कि हमने विधायिका का अवमान नहीं किया है, ठीक है, और इन्होंने मेरे खिलाफ वारंट जारी किया। अर्थात उनका कहना यह है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीना गया है, इसलिए इस प्रश्न की जांच कि वाकई इन्होंने विधायिका का अवमान, इन्होंने जो कुछ किया वो विधायिका के अवमान के क्षेत्र में है या नहीं, यह तय करना हाईकोर्ट का ही काम है, यह न्यायपालिका का ही काम है। हां, एक बार यह तय हो गया कि जो कुछ इन्होंने किया वो विधायिका के अवमान के क्षेत्र में आता है, बस बात खत्म हो गई। अब जुडिक्शन खत्म, न्यायपालिका का, विधायिका की जुडिक्शन। वो क्या दंड देंगे वो जाने, वही ट्रायल करेंगे, वही किन परिस्थितियों में आपने ये बातें कही ये देखेंगे, जो भी करना है अब वही करेंगे। ठीक है, ऐसे यहां है न्यायालय एक बार यह तय करता है कि वाद में विवादग्रस्त सभी प्रश्नों के अवधारण के लिए अमुक संशोधन जरूरी है, बात खत्म। अब न्यायालय ये नहीं कर सकता, ठीक है, कि वो संशोधन नहीं होगा, करना ही होगा। हां, ये तय करने का विवेकाधिकार, यानी पक्षकार ये कहता है कि वास्तविक अवधारण के लिए अर्थात बाद में विवादग्रस्त सभी प्रश्नों के अवधारण के लिए अमुक संशोधन किया जाना जरूरी है, तो पक्षकार के इस बात की जांच या उसके इस दावे की सच्चाई ये न्यायालय द्वारा परखी जा सकती है और देखा जा सकता है कि वाकई क्या ऐसा है कि बाद में विवादग्रस्त सभी प्रश्नों के अवधारण के लिए यह संशोधन करना जरूरी है। यदि ऐसा है तो फिर न्यायालय की शक्ति समाप्त, फिर वो संशोधन किया ही जाएगा। ठीक है, आपकी किताबों में उदाहरण नोट है, ए को पीटा बी और सी ने, यानी हमला संप्रहार आदि दोनों अपकृत्य हैं। हमला संप्रहार, ए बी के खिलाफ मुकदमा ले आया, सी को उसने पार्टी नहीं बनाया और उसके बाद मुकदमा चलता रहा। आपका
जो मुकदमा है, डिग्री हुआ या जो भी हुआ, उसके बाद हाँ ठीक है, एक वादी था और बी सी दोनों प्रतिवादी हो सकते, लेकिन उसने बी को प्रतिवादी बनाया, सी को प्रतिवादी नहीं बनाया और मुकदमा चलता रहा। बाद में संशोधन लाया गया कि सी आवश्यक पक्षकार है, उसे पक्ष बनाया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि ये ठीक वैसे ही है जैसे ट्राम्बे कंपनी वाला था। बाद में विवादग्रस्त जो वास्तविक प्रश्न है उसके अवधारण के लिए जरूरी नहीं है। इन्होंने ये बी से प्रतिकर पाने के योग्य है या नहीं है, ये जाने। आवश्यक पक्षकार का असंयोजन अगर हुआ, आवश्यक पक्षकार का संयोजन यदि हुआ तो सूट रिजेक्ट होगा, ये ठीक है कि 110 में न्यायालय को ताकत है कि वो उचित पक्षकारों को या आवश्यक पक्षकारों को जोड़ सकता है, लेकिन न्यायालय द्वारा अपनी ताकतों का इस्तेमाल अपवादिक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। ठीक है, किसी एक पक्षकार की गलतियों को सुधारने के लिए उन शक्तियों का प्रयोग नहीं होगा। वादी ने गलती की, वादी परिणाम भुगतेगा। आपने आवश्यक पक्षकार के, ठीक है, असंयोजन क्या, आप परिणाम भुगतोगे। अगर यह पाया गया कि बी ने आपको पीटा ही नहीं तो मुकदमा रिजेक्ट। भले यह भी पाया गया कि सी ने पीटा था, बी ने तो नहीं पीटा ना, सी को पार्टी नहीं बनाया आपने, आप जानो, आपका काम जाने। अगर यह पाया गया कि बी और सी दोनों ने पीटा था, ठीक है, तो जो अपकृत्य विधि, जो हम लोग वेरी वेदर बनाम निक्सन का नियम है, वहां वो सारी चीजें हैं, लेकिन ये तय है आज की तिथि पर। कैसे तय है, क्या तय है, वो अपकृत्य विधि का विषय, वो इस समय यहां नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना तय है कि संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं की दशा में जो प्रतिकर है, ठीक है ना, उसके लिए अपकृत्यकर्ता संयुक्ततः, यद्यपि वे पृथकता भी दायी हो सकते हैं, लेकिन संयुक्तता दायी होते हैं और सामान्य तौर पर न्यायालय संयुक्तता ही दायी ठहराता है। ठीक है ना, तो सी को तो आपने पार्टी बनाया नहीं, तय यह हुआ कि बी और सी दोनों दायी हैं, तो संयुक्तता यानी बी 50% दे और सी 50% दे। ठीक है, नॉर्मल ऐसे ही होता है। हालांकि पृथकता पूरी तरह बी से भी दिलवाया जा सकता है, लेकिन सी उन्होंने 50% दिलवाया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। सी को जो तुमने पक्षकार नहीं बनाया उसका परिणाम आप भुगतेंगे। अच्छा चलिए, आप विद इन लिमिटेशन सी के खिलाफ दूसरा मुकदमा लाओ, यही तो कर पाओगे। आप विद इन लिमिटेशन सी के खिलाफ दूसरा मुकदमा ले आए, बी के खिलाफ तो ऑलरेडी ले आए आप, सी के खिलाफ सेकंड मुकदमा ले आओ, तो आपका यह मुकदमा चलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि स्थिति क्या है, एक वाद कारण पर एक बार ही मुकदमा आएगा, दोबारा नहीं आ सकता। ठीक है ना, तो सी के खिलाफ आप मुकदमा लाओगे तो निरस्त होगा। स्थिति कुछ भी हो, इस मुकदमे के वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के लिए सी को पक्षकार बनाया जाना कतई जरूरी नहीं। हाँ, बी लाए संशोधन, ए लाए, जो वादी है वो संशोधन लाए और सी को पक्षकार बनाने की कोशिश करे, तो अगर सी के विरुद्ध उसका दावा टाइम बार्ड नहीं हुआ होगा तो सी को पक्षकार बना दिया जाएगा। लेकिन यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सी को पक्षकार बनाया जाना इस मुकदमे में, जो मुकदमा ए और बी के बीच चल रहा है, ए और बी के बीच चलने वाले मुकदमे में विवादग्रस्त प्रश्नों के वास्तविक अवधारण के लिए सी का पक्षकार होना जरूरी है, यह नहीं कहा जा सकता। और संशोधन क्या कह रहा है, वो कहता है न्यायालय ऐसे सभी संशोधन करने की इजाजत देगा
जो पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त प्रश्नों के वास्तविक अवधारण के लिए जरूरी है। यहां जो संशोधन चाहा गया है वो पक्षकारों के मध्य विद्यमान वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं। ठीक है, ए और बी के बीच डिसीजन हो जाएगा। जो डिसीजन होगा वो अगला मुकदमा अगर सी लाता है, सी के खिलाफ लाएगा ए, ठीक है, वो डिसीजन जो उस मुकदमे में ए और बी के बीच आया वो सी के मुकदमे में है। ए और सी के बीच अगर कोई मुकदमा भविष्य में आता है तो कानूनी तौर पर जो लाभ सी को देने के योग्य होगा वो सारे लाभ मिलेंगे। लेकिन ए और बी के बीच जो मुकदमा चल रहा है इसमें विद्यमान वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के लिए सी का पक्षकार होना कतई जरूरी नहीं। भाई आदेशिक नियम 4 है, जितने प्रतिवादी मौजूद हैं उनके बीच न्याय निर्णय हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट आदेशिक नियम 10 है, लेकिन वो तो न्यायालय की शक्ति है और विवेकाधीन है। वो आपकी गलतियों को सुधारने के लिए थोड़ी है, वो तो न्याय करने के लिए है। तो न्याय करने के लिए पक्षकारों का जोड़ा जाना, घटाया जाना या वादी से प्रतिवादी और प्रतिवादी से वादी बनाया जाना जरूरी होगा तो किया जाएगा, लेकिन आपकी गलतियों को सुधारने के लिए थोड़ी होगा। तो ए और बी के बीच चलने वाले मुकदमे में जो प्रश्न विवादग्रस्त हैं उनके वास्तविक अवधारण के लिए संशोधन का होना जरूरी नहीं है, इसलिए संशोधन नहीं होगा। तो अभिवचन का संशोधन किसी भी स्टेज पर होगा, उन निबंधनों पर होगा जो न्यायसंगत प्रतीत हो और ऐसे ढंग से होगा जो न्यायसंगत हो, और कार्रवाइयों के किसी भी प्रक्रम पर होगा, और ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे जो बाद में विवादग्रस्त सभी प्रश्नों के अवधारण के लिए जरूरी है। हालांकि संशोधन की शक्ति इस्तेमाल करते समय न्यायालय बड़ा उदार रहता है, लेकिन फिर भी ये चीजें ध्यान में रखी जाएंगी कि न्यायसंगत हो, उन निबंधनों पर हो जो न्यायसंगत हो, और साथ ही साथ वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के लिए जरूरी हो। अब संशोधन की इस शक्ति का कि बाद के किसी भी प्रक्रम में संशोधन किए जा सकते हैं, दुरुपयोग ना हो पाए इसके लिए परंतु, ठीक है, उन्होंने कहा परंतु यह कि संशोधन के लिए किसी आवेदन को विचारण प्रारंभ होने के पश्चात तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि सम्यक तत्परता बरतने पर भी वह पक्षकार विचारण प्रारंभ होने से पूर्व वह विषय नहीं उठा सकता था। सम्यक तत्परता बरतने के बाद भी, इसका मतलब यह हुआ कि अगर विचारण प्रारंभ होने के बाद संशोधन आप लाए हो, और विचारण प्रारंभ कब होता है? जब प्रतिवादी आ गया और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो गई तब विचारण प्रारंभ होता है, उससे पहले नहीं। इसलिए उसका विचारण प्रारंभ होने के पश्चात, विचारण प्रारंभ कब से होगा? जब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो जाएगी तब। विचारण प्रारंभ होने के पश्चात अगर कोई पक्षकार संशोधन लाया है तो न्यायालय यह देखेगा कि सम्यक तत्परता बरतने के बावजूद क्या आप पूर्व में ये संशोधन नहीं ला सकते थे, ऐसी दशा है। अर्थात कोई नई इंफॉर्मेशन आपको मिल गई जो पहले आपको पता ही नहीं थी, कोई नया डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, दस्तावेज प्रकाश में आ गया जिसके आधार पर आपको बाद में कुछ मिल सकता था, तो प्रकाश में आया है। तो प्रकाश में आया इसका मतलब पहले था तो, लेकिन आपकी जानकारी में नहीं था। ठीक है, तो संशोधन की इजाजत मिल सकती, क्योंकि परंतु संतुष्ट हो गया कि सम्यक तत्परता बरतने के बाद भी आप इससे पूर्व वो संशोधन नहीं ला सकते। यह प्रतिवादी ने अपने लिखित कथन में कुछ ऐसा कह दिया जिसके कारण से आपको अपने वाद पत्र में संशोधन की जरूरत हो गई, या प्रतिवादी से ने आपसे, क्योंकि हम लोग अभी आदेश 10 आदेश के बाद 11 और 12 देखेंगे, दोनों पक्षकार एक दूसरे से सूचनाएं मांग सकते हैं। ठीक है, तो उन सूचनाओं में कोई ऐसी बात आ गई जिसके कारण संशोधन जरूरी हो गया, तब तो बात ठीक है। अदरवाइज विचारण प्रारंभ होने के पश्चात संशोधनों के लिए इजाजत
नहीं मिलेगी। ठीक है, और एक बार संशोधन के लिए आपको इजाजत दे दी गई और फिर भी आपने संशोधन नहीं किया तो परिणाम क्या होंगे? वो आदेश 6 नियम 18 में लिखा था। ठीक है, तो उसने कहा कि संशोधन का जो आदेश दिया गया, पिछली क्लास में भी कहा कि संशोधन का जो आदेश दिया गया, यदि उसमें कोई समय सीमा मेंशन नहीं तो 14 दिन के भीतर संशोधन करना है। समय सीमा मेंशन है तो उसी समय सीमा में, और ना तो 14 दिन में आपने किया, और अगर समय सीमा नियत थी तो उसके अंदर नहीं किया, तो आप न्यायालय से समय बढ़वाइए। और अगर न्यायालय समय बढ़ाता है तभी आप प्रस्तावित संशोधन कर पाएंगे, अदरवाइज संशोधन नहीं होगा। ठीक है, हालांकि समय बढ़ाने में भी बड़े उदार रहते हैं, लेकिन फिर भी कारण तो आपको बताने होंगे। ठीक है, कि क्यों आप नहीं कर पाए, और जब आप बताओगे तभी, क्योंकि अगर आप ये कहोगे मनमाने ढंग से नहीं किया तो नहीं किया, तो फिर कुछ नहीं, निकल लो, नहीं किया तो नहीं किया, तो आप संशोधन ना होने के जो परिणाम है वो आप भुगतोगे, क्योंकि नुकसानदेह तो आपके लिए होंगे। तो आप जानो, आपको टाइम बढ़वाना चाहिए समय, और कोई कारण नहीं था तो संशोधन करना चाहिए था। यह आदेश है अभिवचन के सामान्य सिद्धांत। कल हम लोग वादपत्र लिखित कथन पर बात करेंगे, देखें।